पिछले वीडियो में ये जाना कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वही संधि है। अब इस संधि के कितने प्रकार है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए, अब स्वर संधि क्या है? दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उच्चारण में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वही स्वर संधि है। अब ये स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5 है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब जो स्वर वर्ण कितने हैं बोलिए? आ से लेके औ तक के ये जो स्वर वर्ण 11 स्वर वर्ण है, इन्हें हम पूरे स्वर संधि खत्म हो गए तक हमें इन्हें याद रखना होगा, क्योंकि ये जो 5 स्वर संधि के जो 5 भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये जो 5 संधि इन 11 स्वर वर्णों के आपस में मिलने से ही बनते हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से याद रखिए। स्वर वर्णों को 2 भागों में बांट लीजिए, यानी जो मूल स्वर के ह्रस्व या दीर्घ है, आ से लेके जो री तक है, वो उसको एक भाग में, और जो संयुक्त स्वर है ए आई वो औ, इनको आप दूसरे भाग में बांट लीजिए, क्योंकि जो गुण संधि या वृद्धि संधि जो भी है, इनको अलग करने से हम आसानी से संधि को समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। पहले भाग को पहला अपार्टमेंट समझिए और जो दूसरे भाग को दूसरा अपार्टमेंट। अब जो पहले अपार्टमेंट में कितने फैमिलीज है बोलिए? आ एक घर है, ई वालों का एक घर है, ऊ का एक घर है, और री का यानी वो अकेले, यानी बैचलर या कुछ भी समझिए, वो एक घर है। और दूसरे अपार्टमेंट में ये और आई एक घर है और वो औ दूसरा घर। दीर्घ संधि के बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तार से जाना था। अब दीर्घ संधि की परिभाषा क्या है बोलिए? अपनी ही जाति के ह्रस्व या दीर्घ से मिलने से उसका ही दीर्घ आता है। यानी यहाँ पर देखिए, ये जो मूल स्वर, अब जिस तरह से हमने एक एग्जाम्पल में जिस तरह 2 यानी पूरे स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा है, तो जो पहले भाग के बारे में क्या है? 4 है, आ ई ऊ री। यानी ये जो 4 क्या है? एक 4 फैमिली से समझिए, यानी इन 4 परिवारों में अपने ही परिवार के, यानी अपने ही घर वालों से मिलने से, यानी आ एक परिवार है, ई एक परिवार है, ऊ एक परिवार, और ये एक अकेला परिवार है। यानी यहाँ पर ये लोग आ उन्हीं के परिवार के आ से मिलते हैं, और ई उन्हीं के परिवार के ई से मिलते हैं, ऊ उन्हीं के परिवार से मिलते हैं। यानी अगर कोई भी समस्या अगर हो तो वो आपस में अपने ही परिवार के लोगों से बातचीत करके उस समस्या को सुलझाते हैं। यानी समस्या कौन सुलझाता है? घर के जो बड़े होते हैं वो, यानी उनकी बात मानी जाती है। यहाँ पर उस परिवार में आ के परिवार में बड़ा कौन है बोलिए? जो दीर्घ है वो बड़ा है, इसलिए उन्हीं की बात को मानी जाती है। उसी तरह से ई में उन परिवार में बड़े कौन है? ई है, तो ई की बात मानी जाती है। यानी यही दीर्घ संधि, यानी अपनी ही जाति के अपने ही घर के लोगों से मिलते हैं और बातचीत करके उस समस्या को सुलझा लेते हैं। यानी जो बड़े लोग बोलते हैं ना, उन्हीं की बात को मानकर ये अपनी समस्या को सुलझाते हैं। यानी ये दीर्घ संधि क्या होती है? आ को आ से मिलाने से उसका जो दीर्घ आता है वही फाइनल डिसीजन होता है, यानी फाइनल होता है। हाँ, ये दीर्घ संधि है। और उसके बाद में देखिए, अब इस वीडियो में हम गुण संधि के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दीर्घ संधि में देखिए, आ मिल, यानी अपने ही परिवार के आ से मिलकर उनका जो दीर्घ आ, जो बड़ों का बड़े हैं, वो आ का ही आ में परिवर्तित होता है। उसी तरह से ई है, यानी अपने ही घर के ई से वो लोग मिलते हैं, यानी बाहर वालों के पास नहीं जाते। उनके जो घर के जो बड़े हैं उनकी ही बात मानी जाती है। ऊ अपने ही घर वालों के ऊ से आपस में बातचीत करके उस समस्या को वो लोग, यानी बड़ों के द्वारा समस्या को सुलझाए। आखिरी में जो घर के बड़े, यानी ऊ के परिवार के बड़े कौन है?
ऊ की बात ही यहाँ पर मानी जाती है। री अकेले हैं, यानी री अपनी ही बात खुद ही, यानी उनके जो भी री से मिलने से री ही आता है, यानी अगर कुछ भी समस्या हो तो अपने आप ही वे सुलझा लेते हैं। इस वीडियो में हम गुण संधि के गुणों को और वृद्धि संधि की वृद्धि को जानेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो स्वर वर्ण है उन्हें पहले आप लिख लीजिए। लिखकर जो मूल स्वर है उसको और संयुक्त स्वर को, इन दोनों को अलग कीजिए। पहले भाग में 4 परिवार है, 4 घर के लोग हैं, और दूसरे भाग में 2 परिवार यानी 2 घर के लोग हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। इसी से हम गुण संधि और वृद्धि संधि को सीखेंगे। पहले अपार्टमेंट के जो 4 परिवार है वे लोग अपनी घर की समस्या को अपने घर के सदस्यों से बातचीत करके सलाह मशवरा से उनके जो परिवार के बड़ों की बात मानकर उस समस्या को सुलझा लेते हैं, वो दीर्घ संधि हो जाती है। अब गुण संधि देखिए, जो आ परिवार की समस्या थोड़ी कठिन है, तो वे अपने घर में आपस में उस समस्या को वे सुलझा नहीं पाए, तो वे लोग अपने जो पड़ोसी है ई या ऊ री, इन घर वालों से अपनी समस्या का वे समाधान ढूंढने के लिए उनके पास जाएंगे, तो गुण संधि होगी। और जो आ परिवार की समस्या और जटिल है, यानी यहाँ उनके जो पड़ोसी है वो ई ऊ री, ये लोग भी उनकी समस्या को सुलझा नहीं पाएंगे, तो वे लोग आ परिवार के लोग जो पड़ोसी अपार्टमेंट में जाकर वहाँ पर ये आई और वो ओ, इन परिवारों से मिलकर अपनी समस्या को सुलझाएंगे, तो ये वृद्धि संधि होती है। दूसरे अपार्टमेंट के जो लोग हैं वो ज्ञानी है, क्योंकि ये जो है संयुक्त स्वर यानी 2 स्वर वर्णों के मिलने से ये बने, इसलिए ये लोग ज्ञानी है। इनसे मिलने के कारण ये आ परिवार वालों के ज्ञान में भी वृद्धि हुई है, यही वृद्धि संधि है। गुण संधि की परिभाषा देखिए, यहाँ पर 2 अलग मूल स्वर वर्ण के आपस में मिलने से एक नया वर्ण उत्पन्न होता है, यही गुण संधि है। यानी अगर परिभाषा में देखेंगे तो आ के बाद ई से मिलने से वो संयुक्त स्वर के ए में परिवर्तित होता है। उसी तरह से आ ऊ से मिलने से ओ में परिवर्तित होता है। उसी तरह से आ री से मिलने से अर में परिवर्तित होता है। यानी यहाँ पर 2 अलग स्वरों के मिलने से नया स्वर बाहर निकलता है, यही गुण संधि की विशेषता। यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमेशा आ या आ ही रहेगा, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई या ई हो सकता है, ऊ या ऊ हो सकता है, या री हो सकता है। अगर पहले यानी आ के बाद अगर ई या ई आए तो ए में परिवर्तित होता है। उसी तरह से आ या आ के बाद ऊ या ऊ से मिले तो ओ में परिवर्तित होता है। और उसी तरह से आ या आ के बाद अगर री आए तो अर में परिवर्तित होता है, यही गुण संधि है। आ या आ की समस्या उनके ही परिवार के आ के द्वारा सुलझाई गई तो दीर्घ संधि होती है। और समस्या कुछ जटिल है तो वे लोग अपने जो पड़ोसी है ई या ई फैमिली के पास जाकर उनसे अपनी समस्या के समाधान के लिए उनके पास गए, तो ई के पास भी इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं है, तो वे लोग दूसरे अपार्टमेंट के ए के पास भेज देते हैं। उनकी समस्या का समाधान ए के द्वारा सुलझाया जाता है। अगर उसी तरह से आ की समस्या को ये लोग ऊ के पास ले गए तो ऊ के पास भी उनकी समस्या का समाधान नहीं है, तब वे ओ के पास भेज देते हैं, वो उनके समस्या का समाधान निकालता है। और उसी तरह से आ की समस्या को अगर री के पास ले गए, अपने बाहर के साथ ही अर के साथ मिलकर इनकी समस्या का समाधान निकालते हैं। इस तरह से देखिए, इसको इस गुण संधि को अगर उदाहरण से अगर देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। स्वेच्छा, स्वा प्लस इच्छा है
स्वा और इच्छा मिलकर स्वेच्छा में परिवर्तित होता है। यहाँ पर देखिए स्वा में क्या है, आ है, उसके बाद ई, आ और ई मिलकर ए में स्वेच्छा, ए में परिवर्तित, ए की मात्रा में परिवर्तित हुआ है। उसी तरह से देखिए लोकेश, लोक प्लस ईश, यहाँ पर क, आ प्लस ई, आ और ई मिलकर भी ए में परिवर्तित होता है, यानी लोकेश में परिवर्तित हुआ है। उसी तरह से देखिए राजा प्लस इंद्र मिलकर राजेंद्र बना, यानी यहाँ पर बढ़िया, आ प्लस ई, आ और ई मिलकर भी ए ही बनते हैं। उसी तरह से रमेश, रमा प्लस ईश, यानी आ और ई ये दो भी मिलकर ए में ही परिवर्तित होते हैं, यानी यहाँ पर आ, ई या ई यानी किसी से भी मिलने से भी ए में ही परिवर्तित होता है। उसी तरह से देखिए चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय, चंद्र में क्या है, आ है, आ और उदय में उ, आ और उ मिलकर ओ, चंद्रोदय ओ में परिवर्तित हुआ है। उसी तरह देखिए शीत प्लस ऊष्म, शीत में क्या है, त, आ है, आ प्लस उ मिलकर ओ, शीतोष्ण में परिवर्तित हुआ है। उसी तरह से गंगा प्लस उज्ज्वल, गंगोज्वल, यहाँ पर आ और उ ये दो मिलकर ओ में परिवर्तित हुए हैं। उसी तरह से गंगोर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी, यहाँ पर बढ़िया और उ ये दो भी मिलकर ओ में परिवर्तित हुए हैं। और उसी तरह से देखिए आ और री, आ और री मिलकर अर में परिवर्तित होते हैं। जिस तरह से सप्त प्लस ऋषि, यहाँ पर सप्त में ता में क्या है, आ है, आ और री ये दो मिलकर अर, सप्तार्षि। हाँ, उसी तरह से राजा प्लस ऋषि, राजा में आ और री ये दो मिलकर अर, राजार्षि में परिवर्तित होते हैं। यही गुण संधि है, यहाँ पर आ और आ ई या ई से मिलने से ए में परिवर्तित होते हैं। हाँ? और उसी तरह से आ या आ उ या ऊ से, यानी ऊ के हस्व या दीर्घ से मिलने से ओ में परिवर्तित होते हैं। उसी तरह से आ या आ री से मिलने से अर में परिवर्तित होता है। यही गुण संधि की विशेषता है। अब उसके बाद में देखिए वृद्धि संधि। आ परिवार वालों को ये पता चल गया है कि उनकी समस्या का समाधान उनके जो पड़ोसी है ई या उ री इनके पास नहीं है। इनके जो समस्या का समाधान कहाँ है, दूसरे अपार्टमेंट के ये और ओ के पास है। इस अपनी अगली समस्या को लेकर वे सीधा ये आई वो ओ परिवार के पास सीधा जाते हैं। तब उनके परिवार में, क्योंकि ये आई वो ओ परिवार के लोग ज्ञानी है, ये ज्ञानी है, तो उनके जो परिवार का जो आई है, जो बड़े हैं वो और महाज्ञानी होते हैं। इसलिए जो आ की समस्या को ये आई के पास ले गए, तो उनकी जो समस्या का समाधान आई के द्वारा सुलझाया जाता है। उसी तरह से आ वो ओ के परिवार से मिलेंगे तो उनका जो समस्या का समाधान ओ के द्वारा होता है, क्योंकि ओ ही ज्ञानी है, तो ओ और महाज्ञानी होते हैं, यानी उनकी समस्या का समाधान ओ के द्वारा होता है। वृद्धि संधि की परिभाषा देखिए। आ या आ ई उ री से मिलने से गुण संधि में परिवर्तित हुआ है। उसी तरह से आ या आ ये आई या ओ से मिलने से उनके जो दीर्घ है आई और औ में परिवर्तित होते हैं। यही वृद्धि संधि है। यानी जिस तरह गुण संधि की तरह यहाँ पर भी जो यानी पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण आ और आ ही आता है, लेकिन जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण ए आई या ओ औ रहता है, और आ के बाद ये आई अगर आए तो आई में परिवर्तित होता है। उसी तरह से आ या आ के बाद वो या औ अगर आए तो औ में परिवर्तित होता है। यही वृद्धि संधि है। अगर कोई भी शब्द के बीच में आई की मात्रा या औ की मात्रा दिखे तो आप ये समझ लीजिए कि ये वृद्धि संधि ही हो सकती है। अब इसके उदाहरण देखिए। एक
प्लस एक, एक और एक मिलकर एकाइक हुआ, यानी यहाँ पर आ और ये मिलकर आई में परिवर्तित हुए हैं। उसी तरह से तथा प्लस एवं मिलकर तथैवम, आ और ये दो मिलकर आई में परिवर्तित हुए हैं। उसी तरह से मत प्लस ऐक्य, मतैक्य, यानी आ प्लस आई, ये दो मिलकर भी आई में परिवर्तित हुए हैं। उसी तरह से देखिए सुंदर प्लस ओदन, यह मिलकर सुंदरौदन, यहाँ पर आ और ओ ये दो मिलकर औ में परिवर्तित हुए हैं। उसी तरह से वन और औषध, वन प्लस औषध, आ और औ मिलकर वन औषध बने हैं। उसी तरह से देखिए महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, यहाँ पर आ और ओ दो मिलकर औ में परिवर्तित हुए हैं। उसी तरह से महा प्लस औदार्य, महोदार्य, यानी आ और ओ मिलकर औ में, यानी यहाँ पर आ या आ को ओ से भी मिलाए तो भी औ ही आता है, या औ से भी मिलाए तो भी औ ही आता है, और यहाँ आ को ए से मिलाए या आई से मिलाए तो भी आई में ही परिवर्तित होता है। यही वृद्धि संधि है। आशा करती हूँ कि आपको गुण संधि और वृद्धि संधि समझ में आए होंगे।